सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ लिटरेरी टर्म्स। मैंने इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दिया है एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आप लोगों को ना लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड कम से कम 4 to 5 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें मैं कोशिश करूँगी मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल हमारे लिटरेरी टर्म्स हो सकते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए। तो मैंने ये बेसिक लिटरेरी टर्म्स, पोएटिक डिवाइसेस, मीटर्स, ये सारा का सारा पहले ही कवर कर दिया है। पार्ट 1 में स्टेंजाज इन पोएट्री एंड नरेटिव टेक्निक्स, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड रिटोरिकल टर्म्स, जॉनरा एंड फॉर्म, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड मूवमेंट्स, अदर की टर्म्स, ये सारे हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट में जो है कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले वो देख सकते हैं ताकि आपकी एक सीक्वेंस में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते चले जाए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसके बाद जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना, ये वो कॉन्सेप्ट्स है जो डायरेक्टली एग्जाम्स में आपसे पूछे गए। ये चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो गया हो आपका या फिर कोई भी और गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम हो, उसमें अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो ना, ठीक है, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले टर्म्स पूछे जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। और मैंने ये सारे ना पीवाईक्यू से ही उठाए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि जब मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगी एक लाइव क्लास में, उस टाइम पर आप लोगों को ये सारे टर्म्स पहले से पता होंगे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तो अभी एक तरह से हमारी प्रिपरेशन चल रही है, ओके, प्रिपरेशन हो रही है उन सारे कॉन्सेप्ट्स की एंड बाद में एक तरह से छोटा सा टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का कि ये देखने के लिए कि आप लोगों ने कितना अच्छे से समझा है सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो जिन बच्चों का डाउट था कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए, ये सारे के सारे जो भी आप वीडियोस बना रहे हो, तो आप लोगों को इसका पीडीएफ कंटेंट ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, इसके देखो बहुत सारे पार्ट्स है, तो मैं हर एक पार्ट की आपको सेपरेट पीडीएफ दूँ, ये मतलब सेंस नहीं बनाता। मैं क्या करूँगी, यूजीसी नेट का पूरा जितना भी मैक्सिमम मेरे से 3 से 4 महीने के अंदर जितना भी सिलेबस कवर हो पाएगा, उस सारे को कंपाइल करके एक पीडीएफ सिंगल बना दूंगी बड़ी सी, जो एक तरह से आप लोगों का ना यूजीसी नेट शॉर्ट नोट्स की तरह होगी, जो लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर सको उससे, ठीक है। तो तब मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों को थोड़ी सी पेशेंस रखनी है कि हाँ, उससे पहले मैं एक एक पार्ट की आपको पीडीएफ नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। एंड ये सारे जो मैंने अभी नोट्स बनाया ना, ये थोड़े से रफ नोट्स है एक तरह से, ठीक है, रफ नोट्स है। इन सभी को मैं एक तरह से स्ट्रीमलाइन करूँगी कि कौन सा पार्ट कहाँ से है, किस चीज़ के अंदर से है, कौन से राइटर के अंदर है, कौन सी थ्योरी के अंदर है, जिससे आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ओके। एंड ऑब्वियसली उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो आप लोगों को भी ऐसे 1500 पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक या दो पीडीएफ से ही काम पूरा चल जाए आपका। आप एक तरह से एक तरह की बुक पढ़ लोगे जिसमें आपका टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स दिए होंगे, ओके। एक तरह से ऑनलाइन, जो हम कहते हैं ना, ऑनलाइन बुक पढ़ लोगे वो, ओके। चलो, आई होप आपका पीडीएफ से रिलेटेड डाउट क्लियर है। अभी हम ये सारे जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है आज का फोनिम। फोनिम मतलब देखो, सबसे पहले आपको इसमें ये वर्ड पकड़ना है, फोन। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड, ठीक है, साउंड। तो फोनिम का मतलब होता है वो सबसे छोटी साउंड की यूनिट लैंग्वेज में, जिससे कि हम किसी भी वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने बोला बैट, बैट। अब इसमें आपको 3 साउंड सुनाई दे रही होगी, ब, अ, ट, बैट, है ना, ब, अ, ट, बैट। लेकिन ऐसे ही हमारे पास है शेर, शेर। इसमें भी हमारे पास 3 ही फोनेम्स है, श, अ, र, ओके। 3 फोनेम्स हो गए ये हमारे पास। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि इसमें लेटर्स कितने हैं। लेटर्स एंड फोनेम्स डिफरेंट होते हैं। फोनेम क्या है? साउंड्स कितनी है उसमें। तो देखो, ये एस एच बन के एक साउंड बन गई, जैसे हमारे हिंदी का अक्षर है श, है ना, तो वो एक साउंड है। इसमें भी एक साउंड क्या है हमारी? श, अ, र, शेर। तो ये हम शेर बोल रहे हैं इसको, शेर, ठीक है। तो ये हमारा फोनेम हो गया।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। जैसे कि हमने बैट बोला, ठीक है, अब ब की जगह हमने प लगा दिया, पैट, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा ना इसमें, है ना। जैसे हमने बोला बेड, बेड बोला, ऐसे ही हमने बोला सेट, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो ये ग्राफीम क्या होता है। ग्राफीम, ग्राफ मतलब एक तरह से वो किस तरीके से चीज लिखी गई है। ओके, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग और स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज। तो ये जो फोनिम को ही हम लिखते हैं ना, यही हमारा ग्राफीम होता है। तो जितने भी हमारे साउंड्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स होते हैं, उसको हम जब लिख देते हैं लेटर्स की फॉर्म में या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स से, तो उसको हम ग्राफीम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शेयर वर्ड बोला था आपको, शेयर, तो इसमें कितने ग्राफीम आ जाएंगे हमारे? 3, फोनिम भी 3 एंड ग्राफीम भी 3, तो जितने फोनिम उतने ही ग्राफीम। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। तो जैसे एस एच ये एक ग्राफीम है, सी एच ये एक ग्राफीम है, क्योंकि ये एक साउंड बना रही है ना। सी एच क्या हो गया? का, इसको हम का भी बोल देते हैं, इसको हम चा भी बोल देते हैं। तो जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर, तो इसमें ये जो सी एच है ये एक ग्राफीम हो जाएगा, क्योंकि ये एक साउंड है। ऐसी जो चेयर है, चेयर, तो इसमें जो सी एच है ये एक साउंड है, च, ठीक है। तो किसी में ये सी एच हमारे लिए का हो जाएगा, किसी में ये सी एच हमारे लिए चा हो जाएगा। ओके, आई होप फनीम एंड ग्राफीम आप लोगों को क्लियर है। अब बढ़ते हैं मॉर्फीम। तो मॉर्फीम क्या है? एक तरह से वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे कि हमें किसी चीज का मतलब पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ब, ये एक सिर्फ अक्षर है, ठीक है, एक साउंड है, बट इससे हमें कोई भी मीनिंग नहीं पता चल रहा, तो ये मॉर्फीम नहीं होगा। अब मैंने इसको बी कर दिया, बी, बी इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है, तो इसको हम मॉर्फीम बोल सकते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला के जब भी मीनिंग बन सकता है, या फिर सिंगल लेटर भी हो सकता है। हमारा जो ये ए है, ए का अपना एक मीनिंग होता है, आई, इसका अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन मैंने लिखा एल, एल का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। मैंने लिखा एम, एम का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये मॉर्फीम नहीं होगा। वो अक्षर जिनका अपना कोई मीनिंग हो सकता है उसको हम मॉर्फीम बोलेंगे। ओके, सो मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट कैन बी अ होल वर्ड लाइक बुक और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड लाइक एस इन बुक्स। ओके, तो ये क्या होगा? जैसे मैंने बोला बी, ये भी एक मॉर्फीम है, और मैंने बोला बेट, ये भी एक मॉर्फीम है। ओके, तो जिस भी वर्ड का, जिस भी लेटर का अपना खुद का कोई मीनिंग हो, उसे हम मॉर्फीम बोल देंगे। तो फोनिम्स क्या है हमारा? सिर्फ साउंड्स के बारे में। मॉर्फीम्स है हमारा मीनिंग के बारे में। ग्राफीम है हमारा फोनिम्स को लिखने का तरीका, कि हम वो साउंड्स को लिख कैसे रहे हैं। आई होप ये तीनों अभी आप लोगों को क्लियर है, फोनिम, ग्राफीम एंड मॉर्फीम। चलो फोनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। फोन मतलब मैंने आपको बताया था साउंड, लॉजी मतलब होता है स्टडी। ओके, स्टडी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो साउंड सिस्टम की स्टडी, ये हमारा फोनोलॉजी हो जाएगा, कि भाई ये जो फोनेम्स है ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इनको किस तरीके से लिखा जाता है। भाई कौन डिसाइड करेगा कि ये जो सी एच है इसको हम क प्रोनाउंस करेंगे किसी वर्ड में, या फिर इसको हम चा प्रोनाउंस करेंगे किसी वर्ड में, ये किस हिसाब से डिसाइड होता है, ये हमारी फोनोलॉजी डिसाइड करती है। ओके, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फ मैंने बताया था, मतलब मॉर्फ मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्म। ओके, फॉर्म, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, एक तरह से स्ट्रक्चर। सो लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, इसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी, ओके, इट डील्स हाउ मॉर्फीम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स, हाउ वर्ड्स चेंज फॉर टेंस, नंबर, जेंडर, एक्सेट्रा।
तो एक तरीके से हम वर्ड्स को पढ़ते हैं कि कैसे उनका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है, कैसे उन वर्ड, दो लेटर्स को जोड़ के हम कोई भी वर्ड बना सकते हैं जिसका कोई अपना मीनिंग निकलता है। तो देखो, जो भी लैंग्वेज होती है उसमें ऐसा तो नहीं होता कि ये सारे वर्ड्स जो है शुरू से ही एग्जिस्ट करते थे। नहीं, कभी कभी कोई वर्ड ऑब्सोलीट हो जाता है, कभी कोई न्यू वर्ड बन जाता है। अब वो न्यू वर्ड है, उसको एक्सेप्टेंस किस हिसाब से मिल रही है, यही हमारा मॉर्फोलॉजी होता है कि भाई वर्ड फॉर्मेशन को समझना। ठीक है, कि भाई दूसरे टेंस में जाते ही वो वर्ड कैसे चेंज हो जाता है, जब सिंगुलर प्लूरल में चेंज होता है तो वो वर्ड कैसे चेंज हो जाता है। देखो, जैसे फिश है, उसको हम सिंगुलर भी फिश लिखते हैं, प्लूरल भी फिश लिखते हैं, लेकिन हर प्लूरल वर्ड में हम सेम कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं करते, ज्यादातर में हम एस और ई एस लगाते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी की स्टडी है, मतलब बेसिकली वर्ड फॉर्मेशन की, वर्ड स्ट्रक्चर की स्टडी हमें ये सारी चीजें समझाती है। दूसरे जेंडर में जब हम वो वर्ड यूज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमें मॉर्फोलॉजी से समझ में आती है। सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। आई होप फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी आर नाउ क्लियर टू यू। अभी हम बढ़ते हैं फिलोलॉजी के टूवर्ड्स। तो फिलो मतलब क्या होता है, फिलो मतलब लैंग्वेज। सो फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कि क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस होते हैं, कल्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे हमारा जो रिटन टेक्स्ट है वो इवॉल्व होता रहता है फ्यूचर में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ओल्ड इंग्लिश हमारी थी सबसे पहले, जो अगर आप उसको आज पढ़ोगे तो आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। फिर ओल्ड इंग्लिश से हमारी मिडिल इंग्लिश आई, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेंच का इन्फ्लुएंस हमने देखा। फिर मिडिल इंग्लिश के बाद रेनासेंस के बाद हमारी जो है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश आ गई। ठीक है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश आ गई, एंड अभी हमारी फाइनली एक तरह से मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, मॉडर्न इंग्लिश का टाइम चल रहा है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से चेंजेस आते चले गए, कुछ कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, कुछ कल्चरल इवेंट्स हुए, है ना, उन सब के चलते ही हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हुई। तो फिलोलॉजी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, पर्टिकुलरली इन इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। ओके, क्या हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवेंट्स हुए जिसके हिसाब से हमारे जो रिटन टेक्स्ट है वो इवॉल्व हुए, हमारी जो लैंग्वेज है वो इवॉल्व हुई। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फिलोलॉजी नाउ। देखो, एटिमोलॉजी क्या होता है। एटिमोलॉजी मीन्स द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, इसकी स्टडी करना। एटिमोलॉजी मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ देयर मीनिंग्स हैव चेंज्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इस एटिमोलॉजी में ना एक तरह से मॉर्फोलॉजी एंड फिलोलॉजी ये कंबाइंड होके हम इसको एटिमोलॉजी बोल देते हैं। ओके, सो इट्स एसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड ट्रेसिंग इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट नोन फॉर्म टू इट्स करंट यूसेज। कि भाई एक वर्ड है वो कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे मान लो हमारे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंच से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो इनका एक्चुअल रूट वर्ड क्या था, एंड आज के टाइम पे ये इवॉल्व होते होते, डेवलप होते होते किस प्रेजेंट स्टेट में यूज हो रहा है। ओके, हो सकता है सालों पहले इस वर्ड का मीनिंग कुछ और हो, इसको लिखने का तरीका कुछ और हो, तो इसी को हम एटिमोलॉजी बोलते हैं। ओके, एटिमोलॉजी में हमारी दोनों आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजी एंड फिलोलॉजी। ओके, ओरिजिन ऑफ वर्ड, बेसिकली हमें वर्ड का ओरिजिन समझना है और उसका मीनिंग कैसे चेंज हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री। ओके, मॉर्फोलॉजी इज पर्टिकुलरली अबाउट वर्ड फॉर्मेशन, फिलोलॉजी इज अबाउट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। ठीक है, पूरी लैंग्वेज के बारे में। एटिमोलॉजी इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि कैसे वर्ड्स फॉर्म हुए हैं एंड उनका मीनिंग कैसे चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट टर्म इज फोनेस थीम्स। देखो, इसमें भी हमारे पास फ़ोन आ गया है, तो आप समझ जाना ये साउंड से रिलेटेड है, बट ये स्लाइटली डिफरेंट है जो हमारा फोनेम्स था। इसमें हमारी साउंड या साउंड की कॉम्बिनेशंस है जिसका ना सिमिलर सा मीनिंग होगा जब भी हम उसे बार बार यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे एक वर्ड है ग्ल, ग्ल, जी एल। जब भी आप ये जी एल साथ में देखो तो समझ जाना कि उस वर्ड में ना कहीं कुछ हिडन मीनिंग किससे रिलेटेड होगा, लाइट से रिलेटेड होगा। चाहे आप कितने भी सारे वर्ड्स देख लो, तो ग्लो है,
तो ग्लो में भी हमारा थोड़ा सा लाइट का मीनिंग है ना, ग्लिमर, ग्लीम, ग्लिटर, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ लाइट से रिलेटेड या ब्राइटनेस से रिलेटेड उसका मीनिंग निकलता है। इसी को हम फनेस थीम्स कहते हैं। अब ये जो वर्ड होते हैं या साउंड्स होते हैं, इनका अपना कोई एज सच फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, इनका कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं है फुल फ्लेज, ठीक है। लेकिन जब भी आप ये पूरी एक साउंड देखो ग्ल, तो इसका मीनिंग किसी एक वर्ड से रिलेटेड होता है, इसी को हम फनेस थीम्स बोलते हैं। तो ये पूरी तरीके से मॉर्फिम्स नहीं है। मॉर्फिम मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेक्स सेंस, मतलब जिसका अपना कोई मीनिंग निकलता हो, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट है पर इसका कोई मीनिंग खुद में नहीं निकलता, तो ये फनेस थीम्स हो जाएगी। ओके, ये मॉर्फिम नहीं होगी। ओके, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे स्ल, स्ल, स्ल मतलब एक तरह से स्लिपरी, है ना, स्मूथ। तो जब भी आप इस तरह से स्ल वर्ड का कोई, स्ल साउंड का कोई भी वर्ड देखो, स्लिमी, स्लिक, स्लश, स्लिप, तो उसका मीनिंग जो है हमेशा किस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होगा, स्लिपरी या फिर स्मूथ क्वालिटी। ऐसे ही जब भी स्न, स्न आपको साउंड साथ में सुनाई दे, तो उसका मीनिंग या तो नोज से रिलेटेड होगा या ब्रीथिंग से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल स्नीज, स्निफ, स्नोर, स्निफल, तो इन सभी में एस एन, स्न, 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 इसकी साउंड आ रही है, बट ये एस एन इंडिपेंडेंटली अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं है इसका। ओके, देखो जो भी ये टर्म्स है ना हमारी, इन टर्म्स को किसने कॉइन आउट करा है वो चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे इनका मीनिंग पूछा जाए या ना पूछा जाए, अक्सर हमसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि इसको किसने कॉइन आउट किया है। ये ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि इसके साथ हमें 4 और ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे और 4 हमारे क्रिटिक्स जो हमारे ये होते हैं लिंग्विस्टिक्स, इनके नाम लिखे होंगे, तो हमें मैच करने हैं वो, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। तो जैसे ये हमारा J.R. फर्थ ने 1930 में कॉइन आउट किया था फनेस थीम। ओके, आपको ये याद रखने हैं नाम, J.R. फर्थ। तो जो मैं एक लाइव क्लास लूँगी ना जिसमें ये सारे के सारे आपके टर्म्स हैं, हमारे लिटरेरी टर्म्स है, उसमें देखना आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। उस लाइव क्लास में आपके PYQs में डालूंगी, क्योंकि हमारा ना स्ट्रेटेजी ये होगी कि पहले मैं आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगी एंड उस टॉपिक के बाद आपके PYQs प्रैक्टिस हो जाएंगे, जिससे आप लोग चेक कर सको आपने कितना अच्छे से एक टॉपिक को पढ़ लिया। तो अभी हम जैसे लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक कुछ और उठा लेंगे। तो एक एक करके सारे टॉपिक जब आपके खत्म हो जाएंगे तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे वर्ड पे बढ़ते हैं, इक्वी डिलीशंस। ठीक है, इस इक्वी डिलीशन को हम एक और नाम से भी बोलते हैं इक्वी एनपी डिलीशन, ये दोनों सेम ही है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, एनपी मतलब होता है नाउन फ्रेजेस। तो जब हम बोलते टाइम या फिर लिखते टाइम जो नाउन फ्रेजेस होते हैं उनको स्किप कर देते हैं। बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिससे हम नाउन फ्रेजेस को स्किप कर देते हैं ताकि वो जो नाउन है वो बार बार रिपीट ना हो। तो एक तरह से रिपीटेटिवनेस को हटाने के लिए हम नाउन्स को, नाउन के जो फ्रेजेस हैं उनको हटा देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। मान लो मेरा एक सेंटेंस है, जॉन प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी। ठीक है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट इसमें एक तरह से नाउन को ना स्किप किया गया। नाउन क्या है इसमें, जॉन, है ना। तो जॉन यहाँ पे दो एक्टिविटी कर रहा है। जॉन प्रॉमिस कर रहा है, किस चीज का प्रॉमिस, टू रिटर्न द मनी। तो दो एक्टिविटी हो गई। तो हमें एक्चुअली तो ये सेंटेंस ऐसे बोलना चाहिए था ना, जॉन प्रॉमिस्ड दैट जॉन विल रिटर्न द मनी, है ना, दैट ही विल रिटर्न द मनी और जॉन विल रिटर्न द मनी। बट हम इसे डायरेक्टली बोल देते हैं ना, जॉन प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी। तो हमने इसमें जो सेकेंड टाइम जॉन आना था उसे स्किप कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। इस प्रोसेस को हम इक्वी एनपी डिलीशन बोलते हैं। ओके, so this deletion occurs in constructions like infinitives, where the subject of the infinitive clause is understood to be the same as the subject of the main clause. तो यहाँ पे हमें understood है ना कि जॉन ने promise किया है that he will only return the money,
तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस सेंटेंस में यही लिखा गया है, तभी हम उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर वो किसी और के लिए बोल रहा था, जॉन प्रॉमिस दैट हिज फ्रेंड विल रिटर्न द मनी, तो हमें वो इंक्लूड करना पड़ता। वहां पे हम नाउन को डिलीट नहीं कर सकते। ओके, आई होप इक्वी डिलीशंस और इक्वी एनपी डिलीशंस दिस इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिनकॉपी। सिनकॉपी, तो इसमें हमारा क्या है, कोई लेटर उसकी साउंड हम डिलीट कर देते हैं, एक तरह से ओमिट कर देते हैं बोलते टाइम, लिखते टाइम ही, बोलते टाइम। जैसे एग्जाम्पल देख लो, हम फैमिली लिखते हैं, है ना, फैमिली, लेकिन बोलते हम क्या है, फैमिली। फैमिली, आई की जो साउंड है उसको हम नहीं प्रोनाउंस करते। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनकपी, द एक्ट ऑफ लीविंग आउट द साउंड और साउंड्स इन द मिडिल। आपको पोजीशन याद रखनी है, सिनकपी में हम बीच में साउंड को स्किप करेंगे। ओके, एंड ऐसा ही एक और टर्म है एफेरेसिस। एफेरेसिस, इसमें हम स्टार्टिंग में साउंड की जो किसी भी वर्ड की साउंड है उसे स्टार्टिंग में डिलीट करेंगे। ओके, omission of a sound or syllable at the beginning of a word, for example because ना बोल के हमने cause बोल दिया, beneath ना बोल के neath बोल दिया, before ना बोल के for बोल दिया, around ना बोल के round बोल दिया, against ना बोल के against बोल दिया, तो इसको हम apharesis बोलते हैं। apharesis, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिनकपी एंड एफेरेसिस। ये सारे टर्म्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जेनेसिस। देखो, जब भी आपको ये GYNE दिखाई देना, समझ जाना ये कुछ ना कुछ वर्ड फीमेल से रिलेटेड है। ओके, फीमेल से रिलेटेड है। जैसे हमारा एक गायनो होता है ना, गायनोकोलॉजिस्ट, तो वो भी हमारी फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव डॉक्टर रहती है ना, तो फीमेल्स की डॉक्टर रहती है बेसिकली। तो ये जो वर्ड है गायनी, गायनेसिस, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है। तो गायनेसिस ये वर्ड दिया था एलिस जैर्डीन ने 1985 में, एंड इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है कि वुमेन को डिस्कस करना लिटरेचर के अंदर। Okay, Genesis in language refers to the concept of putting women in discourse and coined by feminist theorist Alice Jardine in 1985। Discourse का मतलब होता है चर्चा करना, तो एक तरह से women के ऊपर चर्चा करना लिटरेचर में। ओके, नेक्स्ट टर्म इज स्क्रिप्टेबल। ये स्क्रिप्टेबल को ही हम राइटरली भी बोलते हैं। देखो, एक ही पैसेज में आपके 4 टर्म्स क्लियर आउट होंगे यहाँ पे, स्क्रिप्टेबल, राइटरली, लिजिबल, रीडरली। तो स्क्रिप्टेबल क्या होता है, बेसिकली जब हमें किसी टेक्स्ट के अंदर है ना इंटरप्रेट करने का काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिल जाए, कि भाई इस टेक्स्ट में ना ये मीनिंग भी हो सकता है, ये मीनिंग भी हो सकता है, कोई बोलेगा नहीं ये भी हो सकता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी हो और बहुत ज़्यादा मल्टीपल मीनिंग्स उसके निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं लिखा है राइटर ने, बहुत एम्बिग्यूअस बना के लिखा है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन होगा, है ना, एंड इनवाइट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द रीडर इन कंस्ट्रक्टिंग इट्स मीनिंग। तो रीडर जो है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, डिस्कस करेगा कि इसके ना मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। उसी का अपोजिट हो जाता है लिजिबल, या फिर हम उसको रीडरली भी कह सकते हैं, जिसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी मीनिंग निकलेगा, जिसमें कोई ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन का स्कोप ही नहीं होगा, क्योंकि उसका मीनिंग क्लियर कट दिया है कि यही एग्जैक्ट मैसेज है, इसमें और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम लिजिबल बोल देते हैं या फिर रीडरली। स्क्रिप्टेबल जिसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। लिजिबल जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मीनिंग होगा। इसको किसने कॉइन आउट किया इन दोनों वर्ड्स को, रोलैंड बार्थ ने उनके वर्क SZ में, जो कि 1970 में उन्होंने लिखा था। ये डेट्स, ईयर्स, ये वर्क, ये क्रिटिक के नाम आपको सब याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म इज नेग्रीट्यूड। नेग्री मतलब हो जाएगा जो हमारे ब्लैक लोगों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेग्री मतलब ब्लैक लोगों से रिलेटेड होते हैं। तो
जब भी कोई वर्क एक तरह से ब्लैक आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करे, उनके कल्चर, उनके एक्सपीरियंसेस को दिखाए कि किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, रेसिज्म के अगेंस्ट, तो इसको हम नेग्रीट्यूड बोलते हैं। ओके, ये जो मूवमेंट था एक तरह का, ये ज़्यादा 1930s में आया था। ओके, एंड ये ज़्यादातर फ्रेंच स्पीकिंग ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स जो लोग थे ना, फ्रेंच स्पीकिंग ब्लैक लोग थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट इज पैरा टेक्स्ट। पैरा टेक्स्ट मतलब होता है जो मेन हमारा टेक्स्ट है ना, मान लो कोई नॉवल इमेजिन कर लो अपने माइंड में, नॉवल, तो उस नॉवल में जो मेन टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अलावा इर्द गिर्द उस पूरे नॉवल के अंदर जितना भी रिटन टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट है, उसको हम पैरा टेक्स्ट बोल देते हैं। सिर्फ रिटन टेक्स्ट नहीं, इसमें नॉन वर्बल टेक्स्ट भी आ जाता है। देखो, elements surrounding a main text that help to frame, introduce and influence the reader's understanding of the text। इसको भी एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने कोई नॉवल पढ़ा जो कि एक्चुअली गॉथिक नॉवल है। गॉथिक मतलब क्या होता है? डरावना, है ना, हॉरर। तो उसका जॉनरा हॉरर है, तो उसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट होगा ना, तो जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट स्टाइल, एक तरह से फॉन्ट स्टाइल होगा, वो भी थोड़ा नॉर्मल नहीं होगा, बहुत स्टाइलिश नहीं होगा, थोड़ा हॉरर फीलिंग दे रहा होगा, या फिर हिस्टोरिक होगा, है ना, कि आप लोग उससे कनेक्ट कर पाओ। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती है जब हम स्टाइलिंग करते हैं, कि उसका टाइटल कैसे लिखा जाए, टाइटल क्या लिखा जाए कि वो रीडर जो है ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सके, सब टाइटल क्या लिखा जाए, प्रीफेस क्या लिखा जाए, मतलब टेक्स्ट के स्टार्टिंग में क्या लिखा जाए, इंट्रोडक्शन किस तरह का हो, डेडिकेशन किस तरह का हो, फुट नोट्स कैसे हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे वर्बल पैरा टेक्स्ट आ जाएंगे, जिसमें भी रिटन पार्ट है। रिटन पार्ट है तो हमारे वर्बल पैरा टेक्स्ट, ये मेन टेक्स्ट के इर्द गिर्द जितने भी और टेक्स्ट हो गए ना, उसे हम पैरा टेक्स्ट बोलते हैं। अब नॉन वर्बल पैरा टेक्स्ट में क्या क्या आ जाएगा? जो उसका मेन कवर है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, टाइपोग्राफी कैसी है, उस पूरा लेआउट कैसा है, इनफैक्ट जो नॉवल का साइज है ना, उसका साइज कैसा है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें भी हमारी पैरा टेक्स्ट के अंदर आती है, नॉन वर्बल पैरा टेक्स्ट। वर्बल मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट रिटन, जिसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में जो हम नहीं पढ़ सकते, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप ये पैरा टेक्स्ट वर्ड आप लोगों को अभी क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमारे पास है पैस्टिश एंड पैरोडी। ये दोनों सिमिलर से ही वर्ड्स है, पैस्टिश एंड पैरोडी। दोनों का ही मतलब कहीं ना कहीं इमिटेशन है, इमिटेशन ही है ये दोनों कहीं ना कहीं, बट इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो पैस्टिश है ना, वो एक तरह से पॉजिटिव इमिटेशन है, वो किसी चीज़ का ना मजाक नेगेटिव तरीके से नहीं बनाती। इनफैक्ट उसको ना, जिस भी चीज़ की इमिटेशन कर हुई जा रही है पैस्टिश के अंदर, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी हो सकती है, या तो ये ह्यूमरस तरीके से हो सकती है, क्रिटिकल तरीके से हो सकती है। ओके, पर पैरोडी में हम देखते हैं कि मेनली मॉकरी करता है इंसान। ठीक है, मॉक करता है किसी और चीज़ को, क्रिटिसाइज करता है ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से। पैस्टिश हम इसको थोड़ा पॉजिटिव इमिटेशन बोल सकते हैं, पैरोडी थोड़ा सा नेगेटिव इमिटेशन। Okay, so pastiche is a neutral or celebratory imitation, while parody is typically used to mock or critique the original work। तो parody जो है थोड़ा सा exaggerated form भी होती है, जो distort करती है original work को, जिससे ज़्यादा humor या फिर satirical effect create हो सके। ओके, चलो, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ क्या होती है भाई? देखो, कम्युनिटीज़ जहाँ पे आ जाएगी, समझ लेना वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है। अब इंटरप्रेटिव मतलब वो इंटरप्रेट करेंगे मीनिंग, किस चीज़ का, जो भी उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा है। अब क्योंकि ये कम्युनिटी होगी, है ना, तो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, है ना, वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे टू इंटरप्रेट टेक्स्ट, इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्ट और इवन सोशल सिचुएशंस। तो ये लोग किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लिटरेचर को, आर्ट को, सोशल सिचुएशंस को। ओके, तो ये टर्म दिया किसने था? स्टैनली फिश ने दिया था। ओके, एंड ये किस क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है? रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म से ये रिलेटेड है। ओके, जिन इन लोगों की ना, इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की
कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी एंड ये एक तरह की सेट स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। So I hope interpretive communities is also clear to you now. This poetester, poetester इसको हमारा डेसिडेरियस इरेस्मस ने कॉइन आउट किया था 1521 में, ठीक है, डच रेनेसांस के टाइम पे। पोएटेस्टर एक तरह से वो पोएट्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है जो बहुत ही ना बिलो द पार लिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे पोएट्स काउंट नहीं होते, थोड़े से इन्फीरियर टर्म उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई तुम ना बड़े मतलब एवरेज या बिलो एवरेज पोएट्स हो, ठीक है। तो इसको बाद में बेन जॉनसन ने इसी नाम से, पोएटेस्टर नाम से प्ले भी लिखा था 1601 के अंदर। तो जब वॉर ऑफ थिएटर्स चल रही थी तो उन्होंने अपने जो बाकी के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उन लोगों का मजाक बनाने के लिए, एक तरह से उन लोगों के ऊपर सटायर करने के लिए पोएटेस्टर नाम का प्ले भी लिखा था। तो कॉइन आउट इसको किया है डेसिडेरियस इरास्मस ने, ज़्यादा फेमस किया है बेन जॉनसन ने। ओके, नेक्स्ट इज एपिनीशिया। एपिनीशिया एक तरह से वो पोम्स या सॉन्ग्स हम बोल देते हैं जो कि विक्ट्री पोम्स हुआ करती थी, ठीक है। पहले के टाइम पे जब हमारे ग्रीस में जो ये ओलंपिक गेम्स होती थी ना, एथलेटिक गेम्स होती थी, तो जो जीत जाते थे उनके लिए ये एपिनीशिया लिखे जाते थे, ठीक है। ये ज़्यादा फेमस किसने किए थे? पिंडार ने। आपको इसमें नाम याद रखना है पिंडार, बाकी के जो नाम है वो आप बस देख सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है पिंडार से कि किसने लिखा ये एपिनीशिया, है ना, किस टाइम पे किस चीज़ के लिए लिखा जाता था। तो जो वॉर या फिर वॉर में विक्ट्री पाते थे या फिर गेम्स में विक्ट्री पाते थे उन लोगों के लिए एपिनीशिया पोम्स लिखी जाती थी, सॉन्ग्स लिखे जाते थे या फिर ऑड्स लिखे जाते थे। ऑड्स मैंने बताया ना कि प्रेज में, किसी की तारीफ में जो भी हम पोम्स लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म इज ओल्ड कॉमेडी, जिसको फेमस किया एरिस्टोफेन ने, ठीक है। ये जो एरिस्टोफेन्स है ये काफी मतलब पुराने आदमी है, 5th सेंचुरी BCE, एथेंस, ठीक है, उस टाइम पीरियड के थे। एंड इनका जो ये वर्क था लाइसिस्ट्राटा, लाइसिस्ट्राटा, उसके अंदर इन्होंने ये ओल्ड कॉमेडी वगैरह ये ज़्यादा लिखते थे। एक तरह से जॉनरा है जो कॉमेडी ही है एक तरह की, बट ये किसके ऊपर लिखी जाती है? तो ये पॉलिटिकल सटायर करती है, ठीक है, बहुत ही मतलब बोल्ड पॉलिटिकल सटायर करती है अपने कॉमेडीज के अंदर। ओके, डायरेक्ट कमेंट्री करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे अपने प्लॉट्स के अंदर कि हम तो इस इंसान को टारगेट कर रहे हैं, हमारा ये सिचुएशन है, ठीक है। तो जैसे मतलब हंसी भी आएगी, कॉमेडी भी होगी ऑब्वियसली, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे ये लोग भी फोर्थ वॉल को ब्रेक करके डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट करेंगे। तो ये लाइसिस्ट्राटा के अंदर क्या होता है, सारी जो औरतें हैं वो आदमियों को सेक्स देने से मना कर देती है ताकि वो वॉर को ख़त्म कर सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस तरीके से एक तरह से पॉलिटिकल सटायर भी होता है। न्यू कॉमेडी में क्या है, ये रोज़मर्रा की जो घरेलू हमारी गृहस्थी की ज़िंदगियाँ होती है उसके ऊपर कॉमेडी करते हैं, ठीक है। इसको फेमस किया था मेनेंडर ने, ये हमारे 4th सेंचुरी BC के, ठीक है। तो इनसे 100 साल बाद ही एक तरह से आए हैं। ओके, तो इनका जो ये वर्क है डिस्कोलस, डिस्कोलस, इसके अंदर इन्होंने ये ज़्यादा फेमस किया था। तो डोमेस्टिक लाइफ को दिखाते हैं, रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स को, स्टॉक कैरेक्टर्स को दिखाएंगे। ओके, ये ज़्यादा बड़े मतलब पॉलिटिकल सटायर है, एक तरह से बड़े लोगों के ऊपर बात करेंगे, ये हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके ऊपर बात करेगी न्यू कॉमेडी। नेक्स्ट हमारा टर्म आ जाता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स को हमारा कॉइन आउट करा था अलेक्जेंडर बॉमगार्टर ने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। 18th सेंचुरी में ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस किया था उन्होंने, 1935 में कॉइन आउट किया है। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, एस्थेटिक्स मतलब एक तरह से ब्यूटी, ठीक है। ये समझना कि हमारे सेंसेस को अच्छा क्या लगता है, जब हम कोई पोम पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो हमें वो पढ़ के एकदम से ऐसे बहुत सुंदर लगता है कि उसका स्ट्रक्चर कितना प्यारा लिखा हुआ है, उसमें कितनी जान डाली है, उसका फॉर्म कितना अच्छा है, उसमें रिदम कितनी अच्छी है, उसमें मीटर कितना अच्छा यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें ऐसे लगे कि भाई वाह कितनी प्यारी ये चीज़ बनाई है ना। तो स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, इसी को हम एस्थेटिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जेंडर लेक्ट, जेंडर लेक्ट। तो ये टर्म दिया था हमारा डेबोरा टैनन ने, ठीक है। ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक है एक तरह से, एंड ये बताती है कि कम्युनिकेशन के उसमें ना हम आदमी और औरत का कैसे डिफरेंट स्टाइल यूज़ होता है।
ओके, अब ये कोई ऐसा नहीं होता कि वो हमें सुपीरियर या इंफीरियर दिखाने के लिए हम किसी टर्म को फेमिनाइन व्यू देते हैं या फिर मेल सेंट्रिक व्यू देते हैं, वो जनरल होता है। तो ये अपनी बुक यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वुमेन एंड मैन इन कन्वर्सेशन, इसके अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करती है। ओके, कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन स्टाइल्स में भी जेंडर डाल देते हैं। ओके, तो इसे हम जेंडर लेक्ट बोलते हैं, जेंडर लेक्ट। नेक्स्ट इज फेटिक कम्युनिकेशन। फेटिक मतलब होता है स्मॉल टॉक, मतलब ये कोई बहुत प्रोफेशनल फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगी। फेटिक कम्युनिकेशन जिसमें हम सोशल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे इंसान से, उसी को हम फेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो हम बोलते हैं ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना किसी से, जिससे हम उनसे बहुत अच्छा रिश्ता बना सकें। तो किसी से हाल चाल पूछ लिया, उनकी लाइफ के बारे में जान लिया, तो इसको हम फेटिक कम्युनिकेशन बोलेंगे। ओके, आई होप दिस टर्म इज क्लियर। नेक्स्ट इज नॉमिनलाइजेशन। नॉमिनलाइजेशन में हमारा क्या होगा, जो भी हमारे नाउन है ना, हम डायरेक्ट नाउन ना यूज करके उसकी जगह कोई और वर्ड यूज करेंगे जो कि हमारा सेंटेंस को भी चेंज कर सकता है। ओके, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ सकती है, बट ये थोड़ा सा क्या है, उस सेंटेंस में और ज़्यादा वर्डीनेस भी डाल सकता है, मतलब उसको लॉन्ग कर सकता है। ओके, ये नाउनिंग, इस प्रोसेस को हम नाउनिंग भी बोलते हैं, नॉमिनलाइजेशन या फिर नाउनिंग। ओके, हम ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो एक तरह से नाउन नहीं है, बट नाउन की जगह पे यूज हो रहा है वो। ओके, इसकी वजह से हमारा वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई और स्पीच का पार्ट जो है वो चेंज हो सकता है। चलो, नेक्स्ट इज पिजिन। पिजिन एंड क्रियोल, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिजिन मतलब होता है जब हम लैंग्वेज को थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स है वो इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक ऐसी कंट्री में जाते हो, जैसे मान लो आप जापान में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आप चाहते हो कि ये लोग हिंदी सीखे। तो अब आप पूरी जो हमारी इतनी बड़ी हिंदी की भाषा है उसमें इतने सारे ढेरों अक्षर है, वो सब कुछ ना सिखा के उन्हें शॉर्ट दे दोगे, शॉर्ट फॉर्म दे दोगे हर चीज़ की, मतलब एक छोटा कंसाइज वर्जन दे दोगे हिंदी लैंग्वेज का, जिससे वो एक तरह से कम्युनिकेट कर सके हिंदी लैंग्वेज में। सबसे पहले कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, फिर उस लैंग्वेज को पढ़ना, फिर उसमें लिखना, फिर उसको समझना, मतलब सबसे पहले कम्युनिकेशन होनी चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेशन होने के लिए जो वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे लिस्ट बना लोगे, मान लो आपने 1000 वर्ड्स की लिस्ट बना ली कि भाई एक लैंग्वेज को हम बेसिक तब बोल सकते हैं जब किसी इंसान को ये 1000 अक्षर आएंगे, ठीक है। तो आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिए जो कि हिंदी सीखना चाहते हैं, तो उनको आसान तरीके से हिंदी सिखाने के लिए आपने हिंदी के जो 1000 सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले वर्ड्स होंगे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होंगे, वो आप उन्हें सिखा दोगे। तो ये एक तरीके से आपने उस लैंग्वेज का ना शॉर्ट वर्जन निकाल दिया, ठीक है, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई, आप भी ये लैंग्वेज को ना थोड़े से ज्ञाता हो। तो इसमें लिमिटेड वोकेबलरी हो जाएगी, सिंप्लीफाइड ग्रामर हो जाएगी, एंड इसमें नॉन नेटिव स्पीकर्स होंगे। मतलब नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जो जिनकी मातृभाषा होती है, जैसे हम लोग हिंदी के नेटिव स्पीकर्स हैं, ठीक है। इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स कौन हो गए, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस। ओके, ऐसी जापानीज जो लोग हैं, वो जापानीज भाषा है उनकी मातृभाषा, है ना, तो वो नेटिव स्पीकर्स हो गए। तो जब भी नॉन नेटिव स्पीकर्स को कोई और भाषा सीखनी होती है तो वो पिजिन का यूज करते हैं, जो कि एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज हो जाती है। अब क्रियोल जो है इसका अपोजिट है। क्रियोल मतलब, अब मान लो इन लोगों को पिजिन इन्होंने सीख ली, एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ लैंग्वेज सीख लिया है। अब इन लोगों को आप चाहते हो कि ये ना पूरा फुल फ्लेज लैंग्वेज सीख ले। ओके, तो आप पूरा लैंग्वेज जो जैसी है, जिसमें जितने वर्ड्स है, जो उसमें डिफ़िकल्ट ग्रामर है, वो सब की सब आप उनको सिखाओगे, ठीक है। इसमें हमारे नेटिव स्पीकर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें एक्सपेंडेड वोकेबलरी आएगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो ये ज़्यादातर जो नेटिव स्पीकर्स है पहले तो वो उनको आती होगी, फिर ये और ज़्यादा एक्सपेंडेड इसको वर्जन बनाएंगे। पिजिन का ही एक तरह से ज़्यादा एक्सपेंडेड वर्जन होगा, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज फुल फ्लेज सिखाई जाएगी। ओके,
चलो नेक्स्ट टर्म इज हेट्रोग्लोशिया। हेट्रोग्लोशिया टर्म हमारा दिया था मिकाइल बख्तिन ने, जो कि एक रशियन लिटरेरी थ्योरिस्ट है। ये बोलते हैं कि भाई जो एक टेक्स्ट होता है ना, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी वॉइसेस देखने के लिए मिल जाती है। हेट्रो मतलब होता है मल्टीपल, ग्लोशिया मतलब एक तरह से साउंड्स, मतलब ये फोनेटिक वाली साउंड नहीं है, व्यूज आप इसको देख सकते हो कि बहुत सारे मल्टीपल व्यूज किसी भी चीज में। ठीक है, तो एक टेक्स्ट के अंदर आपको काफी सारी वॉइसेस, काफी ज्यादा आइडियाज, काफी मिक्स्ड आइडियाज, मिक्स्ड वॉइसेस दिख जाएंगे। ओके, इसको हम हेट्रोग्लोशिया बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन वर्ड हमारा दिया था एल्थ्यूसर ने। ठीक है, एल्थ्यूसर हमारे मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट है, एक तरह से मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट है। तो इस थ्योरी के अंदर ये क्या बोलते हैं कि जो आइडियोलॉजी है ना हमारी, कैसे फॉर्म्ड होती है, कि भाई सोसाइटी ने सारी चीज़ें एक तरह से फिक्स्ड सेट कर रखी है कि ये चीज़ ऐसे चलती है, ये चीज़ ऐसे चलती है। जो लोग पावर में हैं वो हमें अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में बचपन से ही नोशंस डालने शुरू कर देंगे। तो जब भी वो चीज़ होगी तो हम उनकी तरफ ना ऐसे बोलेंगे कि हाँ ये सही है। तो मान लो जैसे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम मैरिज का। हम क्यों शादी करना चाहते हैं, इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग शुरू से ऐसी करी हो कि हाँ सब लोग कर रहे हैं, तो जब हमारा नंबर आएगा, हम भी जब उस उम्र में पहुंचेंगे, हम भी अपने आप बोल देंगे कि हाँ हमारी भी शादी करवा दो। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इंटरपेलेशन बोलते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स आर हेल्ड और कॉल्ड आउट बाय आइडियोलॉजी, leading them to recognize themselves as subjects with a particular identity। मतलब हो सकता है किसी और सोसाइटी में शायद शादी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, तो वहां पे वो लोगों को टेंशन नहीं होगी कि अच्छा हमारी उम्र निकली जा रही है, हमें शादी करनी है। ठीक है, जिस सोसाइटी में ये आइडियोलॉजी है, ये कॉन्सेप्ट है, वहां पे वो लोग जो है एक तरह से अपना हाथ उठा के बोलेंगे कि वो यस वी ऑल्सो वांट टू गेट मैरिड, है ना, अनटिल और अनलेस उसमें आइडियोलॉजिकल चेंज आए। आइडियोलॉजिकल चेंज कैसे आ सकता है, एजुकेशन के थ्रू, है ना, जब आप अपनी इंडिपेंडेंस की वैल्यू समझो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इंटरपेलेशन बोलते हैं, जब हमारी आइडियोलॉजी जो है सोसाइटी के नॉर्म से कंडीशनड हो, इफेक्टेड हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चरल इंटरमीडियरी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, दो कल्चर्स को एक तरह से मिलाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ लोगों का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है ना, जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर की वैल्यूज बताएंगे। वो एक तरह से मीडिएट करेंगे कल्चर वैल्यूज का, उनको मीनिंग्स के, उनकी प्रैक्टिसेस को, ताकि बाकी दूसरे कल्चर्स को भी पता चल सके। Okay, so cultural intermediary is a person or group that connects different cultural spheres, helping to translate, interpret, or mediate cultural values, meanings, and practices between them. I hope this is clear. Very easy. There is nothing difficult in it. चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हैबिटस। हैबिटस हमारा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पियरे बोर्दियो ने। पियरे बोर्दियो ने तो ये बताते कि जो हमारी हैबिट्स होती है, हमारी स्किल्स होती है, ये हमारी सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस्ड होती है। एक तरह से हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारा किस तरह का परसेप्शन होगा, हम किस तरह का मतलब जीवन जिएंगे, एक तरह से वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कल्चर से और हमारे सोशल इंटरेक्शन से क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। Okay, so habitus refers to the deeply ingrained habits, skills, and dispositions that individuals acquire through socialization and experience, shaping their perceptions, behaviors, and social interactions. I hope this part is clear to you now. Next concept is hyper reality. हाइपर रियलिटी को ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था जॉन बॉड्रिलार्ड ने। तो ये बोलते हैं कि भाई आज के टाइम पे जो इतनी ज़्यादा आधुनिकता आ चुकी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो हमें जो चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे मान लो आप टीवी में कुछ चीज़ देखते हो या फिर फ़ोन में कुछ चीज़ देखते हो, तो आपको वही ज़्यादा रियल लगने लग जाता है अपनी एक्चुअल रियल लाइफ से भी ज़्यादा। ठीक है, मान लो कोई वीडियो गेम कोई बच्चा खेलता है, तो उस वीडियो गेम में जो वो चीज़ें देख रहा है, उसको वही सारी चीज़ें अपनी खुद की लाइफ की रियलिटी से भी ज़्यादा रियल लगने लग जाती हैं। हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उस मूवी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें लगता है कि रियलिटी यही है।
यही रियलिटी है, चाहे वो रियलिटी से कितना ही कोसों दूर हो, बट हम उस चीज़ में इन्वॉल्व इतना ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी ये जो रियलिटी की लाइंस इतनी ब्लर्ड हो जाएगी कि हम ये समझना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि क्या रियल है और क्या नकल है, तो उसे हाइपर रियलिटी बोलते हैं। Okay, so it refers to a condition where our ability to distinguish between reality and simulations of reality becomes blurred, particularly in technologically advanced societies. I hope this part is clear to you now. Next concept is हेट्रोटोपिया। हेट्रोटोपिया हमारा कॉन्सेप्ट दिया था मिशेल फुको ने। ठीक है, देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब इसको ऐसे समझो, ये मिशेल फुको बोलते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक सेट तरीके से काम करती है ना, बट हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे फिजिकल स्पेसेस होते हैं, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो कि हमारी सोसाइटी से थोड़ा सा हट के काम करती है, पर वो एग्जिस्ट हमारी सोसाइटी के अंदर ही करती है। इसको हम हेट्रोटोपिया बोलते हैं। हेट्रो मतलब मैंने क्या बताया था, डिफरेंट, जो काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ें जो है तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही, हम लोग उसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बट हम उसे इतना अफेक्ट नहीं होते। बट अगर हम गहराई में सोच के देखें तो वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ती है थोड़ा सा, एंड कुछ अलग तरीके का उसका नोशन होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। वो जो रेगुलर ऑर्डिनरी चीज़ें रहती है ना, उनसे थोड़ा सा अलग है उनका मीनिंग। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जो शमशान घाट होते हैं वो रियल जगहें होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, है ना, टेंजिबल स्पेस है, हम उसे देख सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन ये हमारी सोसाइटी जिस तरह से काम करती है उससे थोड़ा सा डिफरेंटली फंक्शन करती है ना वो जगह, कि भाई यहाँ पे जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसको जाके दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी सोसाइटी के नोशन से, नॉर्म से थोड़ा सा अलग उसका बिहेव होता है, उसका अलग जो है रीज़न होता है जिस चीज़ के लिए वो बनी हुई है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती, उसे बहुत सेपरेट जगह पे रखा जाता है। ठीक है, ऐसे म्यूजियम्स जो होते हैं, वो म्यूजियम भी क्या होते हैं, एक तरह से हमने हिस्ट्री के वो सारे ऑब्जेक्ट्स को फ्रीज कर लिया, मान लो टाइम को फ्रीज कर लिया कि भाई ये जो चीज़ है ये सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से ही प्रिजर्व रहेगी। लेकिन समय क्या कहता है, हर चीज़ जो है अपना टाइमली डिप्रिशिएट होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, बट हमने उसको बचा लिया। तो म्यूजियम्स में हम क्या है, सोसाइटी का, टाइम का जो नोशन है वो ब्रेक कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से जो मिरर है वो भी कितना डिफरेंटली काम करता है ना, एक तरह से रियलिटी और इल्यूजन क्या है उसके उसके लाइन को ब्लर कर देता है मिरर, है ना। तो हेट्रोटोपिया वो सारे ऑब्जेक्ट्स या स्पेसेस या जगहें हो गई जहाँ पे हम सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हो रही है उससे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसी को हम हेट्रोटोपिया कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मिशेल फुको ने दिया था ये। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्रैंड नरेटिव। ये कॉन्सेप्ट दिया था लियोटार्ड ने। ठीक है, ग्रैंड नरेटिव्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एक तरह से पोस्ट मॉडर्न जो हमारी टाइम पीरियड आया था ना, उन लोगों ने ग्रैंड नरेटिव्स को रिजेक्ट करा था कि भाई आप जो हमें ये बोल रहे हो ना, सीधी से एक बात में आपने इस दुनिया का सारा वो ख़त्म कर दिया कि भाई यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं। जैसे मान लो किसी ने बोला कि भगवान होते हैं, वो सब जानते हैं, वो सब ठीक कर सकते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता दिया। लेकिन आपको पता कितने सारे लोग एथिस्ट भी है इस दुनिया में, है ना। और अगर भगवान है तो इतने ज़्यादा पाप क्यों होते हैं, रेप्स क्यों होते हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम्स क्यों हो जाते हैं, और इतनी मतलब खतरनाक बीमारियां क्यों हैं इस दुनिया में, भगवान क्या हमारा बुरा चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो ग्रैंड नरेटिव्स है ना, उसको रिजेक्ट करती है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी हमारी। ग्रैंड नरेटिव्स में वो सारी चीज़ें आ जाती है, सिर्फ ये गॉड की एग्जिस्टेंस वाली थ्योरी नहीं, वो सारी चीज़ें आ जाती है, वो सारे बड़े नरेटिव्स कि भाई साइंस जो है हर चीज़ का वो जान लेगी, साइंस जो है पूरे ब्रह्मांड का सच जान लेगी, ये भी एक तरह का ग्रैंड नरेटिव है। ठीक है, कोई भी ऐसी बहुत हद से बड़ी बात जो हमारे लॉजिक को भी ओवर पावर कर दे, उसको हम ग्रैंड नरेटिव बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट दिया था लियोटार्ड ने, एंड 1979 में दिया है ये। सो नेक्स्ट टर्म इज अपोलोनियन एंड डायनीशियन।
ओके, ये दोनों ही वर्ड्स ग्रीक मैथोलॉजी से लिए गए हैं एंड इनको फेमस किसने किया था, डेवलप किया है फ्रेडरिच नीशे। ओके, इनकी जो बुक थी द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, उसके अंदर इन्होंने इन दोनों टर्म्स को डेवलप किया है, मतलब इसका जिक्र किया है। तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, एक तरह से ये ना क्वालिटीज है। अपोलोनियन जो है, अपोलो गॉड, जो ग्रीक गॉड है अपोलो, उनकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रीजन की बात करेंगे, वो क्लैरिटी की बात करेंगे, ऑर्डर, सेल्फ कंट्रोल, इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा, हार्मनी होगी, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होगा ह्यूमन नेचर का। ओके, फॉर्म की बात होगी, ब्यूटी, लॉजिकल थिंकिंग। तो एक तरह से इसको ऐसे समझो, मान लो कोई क्लियर स्काई है, क्लियर सी के क्लियर सी है अंडर अ क्लियर स्काई, तो आपको सब कुछ बहुत सीरीन तरीके से, पॉइज्ड तरीके से, परफेक्ट पोर्शन में सब कुछ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको हम अपोलोनियन बोलेंगे, अपोलोनियन। ठीक है, अब इसी का उल्टा लगा लो, डायनीशियन। डायनीशियन क्या है, ये गॉड ऑफ वाइन के नाम के ऊपर है, जिनका नाम था डायनिसस, डायनिसस। ओके, अब इनकी क्वालिटीज अपोजिट है, ये मैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, रॉ पैशनेट साइड दिखाएंगे ह्यूमैनिटी की, इमोशनलनेस है इनमें, इमोशन है। ठीक है, वाइल्ड होगा, क्योटिक, इंस्टिक्चुअल होगा, एंड इंटॉक्सिकेशन को दिखाएंगे, सरेंडर दिखाएंगे, लॉस ऑफ सेल्फ। तो ये सारी क्वालिटीज देखो आपस में अपोजिट है। तो इसको आप समझ लो जैसे कोई बहुत वाइल्ड डांस है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल, ओवरवेलमिंग, डीपली इमर्सिव। ओके, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना, ये आपको मेनली पता होना चाहिए कि किसने डेवलप किए हैं, कौन सी बुक के अंदर है, एंड इनका थोड़ा सा मीनिंग। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म है फैंसी एंड इमेजिनेशन। ये हमारे टर्म्स दिए थे सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी जो इनकी बुक है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसके अंदर 1817 में ये बुक इन्होंने लिखी थी, काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, तो ये बोलते हैं जो फैंसी है ना, देखो जो इंसान है, जो पोएट है, वो उनके अंदर दो तरह की क्वालिटीज होती है, फैंसी एंड इमेजिनेशन। जो फैंसी है ये थोड़ा सा लोअर फैकल्टी है, मतलब माइंड का ना लोअर क्रिएटिविटी, लोअर एबिलिटी दिखाता है कि किस तरीके से एक इंसान सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें उसने ऑब्जर्व की है, सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर उन्हें रीअरेंज करके एक तरह से जो रियलिटी है उसको बहुत थोड़ा सा माइंडली इधर उधर करके अपना जो है चीज़ें प्रेजेंट कर देता है, पोम लिख देता है, या फिर कोई और लिटरेरी टेक्स्ट लिख देगा। लेकिन इमेजिनेशन जो है एक हायर एबिलिटी है, जिसमें ज़्यादा पावर लगती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना पड़ता है, जो रियलिटी के अंदर से भी वो डीप मीनिंग्स निकाल के ले आए, उसे और ज़्यादा स्पिरिचुअल बना दे, उसे और ज़्यादा क्रिएटिव बना दे। ठीक है, इसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं। फैंसी मतलब एक तरह से आपके पास पजल के पीसेस है, वो आपने जोड़ दिए। इमेजिनेशन में आप सिर्फ पजल के पीसेस जोड़ते नहीं हो, उस पजल के अंदर जो डीप मीनिंग्स है उनका पता लगाते हो और उनको प्रेजेंट करते हो फिर अच्छे से। ओके, सो फैंसी इज डेकोरेटिव बट इमेजिनेशन इज क्रिएटिव। So fancy deals with surface level beauty, imagination reaches its into soul. Okay, I hope these two terms are also clear. Next term is Hellenism and Hebraism, जो कि हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिए थे अपनी वर्क कल्चर एंड अनार्की के अंदर। ओके, जो कि 1869 में आया था। मैथ्यू आर्नोल्ड के नाम से ना आप एक चीज़ याद रखना कि ये ज़्यादातर ना मॉरल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, मॉरल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि भाई जिस भी टेक्स्ट में मॉरल वैल्यूज है वो थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा माना जाएगा इनके हिसाब से। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ना हेलेनिज्म एंड हेब्राइज्म, ये भी थोड़ा थोड़ा हमारे अपोलोनियन एंड डायनिशियन से मिलता है। तो हेलेनिज्म भी देखो सेम वैसी बात करता है, रीजन, ब्यूटी, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड द परसूट ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि एक तरह से हम माइंड को, सेंसेस को, इन्हें और ज़्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ये ज़्यादा एक्सप्लोर करे, क्वेश्चन करे, लाइफ को एंजॉय करे, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी आए, ओके, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बढ़े, एंड ह्यूमन पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करे। हेब्राइज्म में ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब फैला हुआ है, जैसे हमारे इस टर्म में था ना डायनिशियन, इसमें मैडनेस की बात नहीं की है, इसमें मॉरल्स एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की बात की गई है। तो देखो
हेलेनिज्म में तो ये रीजन, ब्यूटी, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। इस हेब्राइज्म में ये थोड़ी सी अपोजिट बात कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं ओबीडियंट रहो, डिसिप्लिन रहो, मॉरल कंडक्ट को मत छोड़ो, ओके, एंड स्पिरिचुअल अर्नेस्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर। सो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि हेब्राइज्म यहाँ पे कि भाई गॉड की आइज में क्या सही है, उस चीज को आप ध्यान में रख के चीज लिखो, ओके। एंड हेलेनिज्म मतलब अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, अपना रीजन बढ़ाओ। तो ये दोनों थोड़े से अपोजिट है, बहुत ज़्यादा अपोजिट नहीं है एक दूसरे से। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, इनस्केप, इंस्ट्रेस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्रोलिफिक्स, डिवोरर्स, रन ऑनलाइन, लैंग एंड पेरोल, and clinamen, glocalization, medium is the message, multi-accentuality, paralanguage, competence and performance, semiotics, aura, accent, ये सारे के सारे टर्म्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टर्म्स है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। मैं एक वीडियो के अंदर इतने सारे टर्म्स कवर नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं मल्टीपल पार्ट्स आप लोगों को बना के दे रही हूँ, जिससे आप एक एक करके काफ़ी सारे जितने भी हमारे पास ये बचे हुए टर्म्स हैं ना, ये सारे अच्छे से समझ सको और इन्हें प्रिपेयर कर सको अपने एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू हैवंट डन इट येट, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।